अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद है? एक तो सबसे, जब आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर दूसरा पड़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को मुंतकिल एक बंदे से दूसरे बंदे के नाम पे कैसे करते हैं, ठीक है। फिर एक पड़ा था रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रार के पास जाते हैं, ठीक है ना। आज हम वो ये भी डिस्कस हुआ था कि भाई कितनी मुद्दत में कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगल है। वो टाइम, जैसे आप सुनते हैं ना किसी के खिलाफ अदालत का फैसला आ जाता है तो उसको अपील का हक है, लेकिन कितने दिन तक कर सकता है? 30 दिन तक लिमिटेशन है उसकी। अब जब आप सेल एग्रीमेंट करते हैं तो विद इन 3 ईयर्स जो है उसकी ट्रांजैक्शन आपके नाम पे हो जानी चाहिए, ट्रांसफर हो जानी चाहिए प्रॉपर्टी 3 साल में। 3 साल का एक दिन भी बढ़ गया ना तो टाइम बार्ड का वर्ड एक यूज करते हैं लीगली कि अब वक्त गुजर गया, टाइम बार्ड हो गया, वक्त गुजर गया। अब आप नहीं, अब 30 दिन की आपके खिलाफ अदालत ने फैसला किया है, 30 डेज में आपको, अब 30th डे में आपको तक अपील कर सकते हैं कि सर गलत फैसला किया जज साहब ने, समझ में नहीं आया उनको ना। ये लिखते हैं सर गलत इम्प्यूग जजमेंट दे दी इन्होंने, ठीक है, उनको समझ में ही नहीं आया जज साहब को। तो आप बड़े जज हैं, डीजे हैं, एडीजे हैं, आप सर देखें सर, ठीक है। तो ये अपील कहलाती है, कोई भी फैसला आपके खिलाफ अगर आया तो ये अपील कहलाती है। अब क्या है कि 30 दिन में आप, कानून कहता है लिमिटेशन एक्ट। तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है ना, ये लोगों को पता ही नहीं है, मुद्दत का कानून। लिमिटेड टाइम है आपके पास, अपील में जो है वो आपका 30 डेज है। 30 डेज के बाद 31वें दिन गए, जमा हो जाएगा। ला 5000 जमा हो गया, हाँ भाई अच्छा चलो नोटिस करो। शोर मच जाता है क्योंकि ऑफिस के क्लर्क बड़े खुश होते हैं, भाई अभी केस आ गया, ठीक है। तो वो जमा हो जाता है और वो नोटिस हो गए, उनके वकील को मिला, वो वकील साहब के पास गए, वकील साहब ने कहा टेंशन ही नहीं लो। बोला क्यों? टेंशन, फिक्र नहीं करो, ये केस मैं डिसमिस कराऊंगा। अब आप सोचो, डिसमिस कराऊंगा, वकील तो समझ गया कि 31वें दिन की है, ये तो वैसे ही डिसमिस है, क्योंकि लिमिटेशन मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा ऑर्डर 7 रूल 11 में कि सर ये मसला क्या है, मतलब सर ये टाइम गुजर गया था, इन्होंने बाद में अपील की है, इसलिए ये इनकी अपील ही डिसमिस। तो पहली पेशी पे ही वो, लेकिन पहली पे नहीं कराएगा वकील, थोड़ा बोले आते रहो जाते रहो, थोड़े दिन पीटी करो थोड़ी सी ना। तो जब आप था वो एप्लीकेशन जाएगी, फिर नोटिस जाएगा उसको पार्टी को जिसने केस फाइल किया है कि भाई आपने जो है आ जाए ज़रा अदालत में, आप इन्होंने जवाब जमा कराया है। तो जवाब में होगा कि 30 डेज ओवर हो चुके हैं, नाउ इट इज़ टाइम बार्ड, सो लायबल टू डिसमिस। जज पढ़ेगा, हाँ यार बिल्कुल सही कह रहा। अब जज ने ना, मैं यही कहता हूँ कि हम लोग जजों को बुरा भी कह रहे होते हैं लोग, अक्सर निज़ाम अदल को हम लोग कहते हैं गलत है। देखिए क्रिमिनल केसेस के अंदर किसी जुर्म में किसी को 10 साल सज़ा होनी है ना, जज की शवाब्दी दे, 5 साल दे दे, वहाँ पे कुछ हम शक की निगाह से दे। सिविल मैटर्स के अंदर जो है ना वो होता ही नहीं, कर ही नहीं सकता एक जज, एक लाइन गलत नहीं लिख सकता। इवन के हाई कोर्ट में भी नहीं, ये सिविल जजेस तो छोटे जजेस होते हैं मतलब जुरिस्डिक्शन, लेकिन हाई कोर्ट में भी एक लाइन मुझे लिख के दिखा दे जज अपनी मर्जी से, नहीं लिख सकता। लिखेगा तो उसके खिलाफ जो है हम लोग लगाए MIT में, सर ये देखें फैसले ही गलत कर रहा है। अक्सर सुनते हैं ना जजों के खिलाफ लोग हो जाते हैं, ये फैसले गलत कर रहे हैं, ये वो। जो गुस्से वाला जज होता है उसके खिलाफ रोज़ अपीलें जा रही होती, जज के खिलाफ भी जाती हैं, वहाँ इदारा है जो जज के खिलाफ भी सुनता है। तो लिमिटेशन एक्ट जो होगा वो टाइम बार्ड आपका हो जाएगा अगर वक्त गुजर गया, 30 दिन गुजर गए, ठीक है। अब आपने एक मकान खरीदा, 3 साल गुजर गए, सेल डीड नहीं करवाई, ठीक है। अब आप जाएंगे रजिस्ट्रार को, कहेगा नहीं भाई अब ये आपका एग्रीमेंट जो है ना ये टाइम बार्ड हो गया है, इस बेस के ऊपर जो है नहीं हो सकती। आपको कोई कहने नहीं, मैं कोर्ट से करवा दूंगा। अब आप सोचे क्या होगा, कोर्ट में जाएंगे, जमा हो जाएगा, ठीक है। आपने जज को लिख के दी एप्लीकेशन कि सर ये मेरे नाम ट्रांसफ़र किया, मैंने ख़रीदा था 24 मतलब 20 में ख़रीदा था, 2020 में, ठीक है। जज खुद ही लिखेगा उसके ऊपर कि भाई ये अब आपका एग्रीमेंट जो है वैलिड नहीं है, आपकी ये जो केस फाइल किया है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, ये बार्ड हो चुका है, अब आपका केस जो है वो होगा डिसमिस। तो वो डिसमिस हो जाएगा, एक लाइन आखिर में, लेकिन वो लगेगा 2 साल भर, 6 महीने लग जाते हैं उसको प्यूरीफाई करने में। अब जज हाफिज वो वलीउल्लाह तो नहीं है ना, उसको पता चल जाए, वो पूरा भेजता है, वेरिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंट्स के साथ,
बस चलो डिसमिस, तो वो भी केस आपका डिसमिस हो जाएगा। लिमिटेशन है कितना, ऐसी तलवार है जो नज़र नहीं आ रही होती और वो चल रही होती है, और बंदा देखता है, कहता है कि यार जज बेईमान है, जज ने पैसे ले लिया। अब वकील साहब कहेंगे अरे यार वो जज साहब ने दूसरी पार्टी से अपनी जान छुड़ा, वकील को खुद पता है। हमारे सामने एग्रीमेंट आता है ना, हमें पहले दिन पता चल जाता है, देखते ही एग्रीमेंट देखते पता। अब आप इतने अंडरस्टैंडिंग ले ली आपने कि अगर आप देखो कि एक एग्रीमेंट है और उसमें जो है एक गवाह है, लास्ट जब ने 3-4 बातें कॉमन हमने की थी कि भाई एक तो स्टाम्प पेपर देखा आपने, अरे यार ये तो 500 पहले तो देखा ना कि 3 साल से ज़्यादा हो गया टाइम, अब हमें ये कोर्ट जाना भी जो है ना पैसे ज़ाया करने। दूसरा देखा आपने यार ये एग्रीमेंट था, अरे यार ये तो 200 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे हुआ है सेल एग्रीमेंट, समझ जाओ ये कोर्ट जाने का मकसद है और पैसे ज़ाया करना। फिर आपने देखा कि 2 गवाहों के बजाय एक गवाह के साइन है, समझ में आ गया ये पागलपन किया हुआ है, ठीक है। अब वो बेशक आप ये बोलो कि बाद में साइन कर लेंगे गवाह के, ठीक है, वो गवाह डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये, चौथी चीज़ ये कि आपका रिसेप्ट रू है, एक्नॉलेज रसीद जो है ना सेल परचेज के अंदर या रेंट के जो किराया देते हो, रसीदें ही कोई नहीं रखता, किसी के पास नहीं होती। अब बताएं अदालत जज क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता, वो हर बार बोलता रहेगा ऑर्डर में प्रेजेंट रिसेप्ट बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने रसीदें पेश करो। अभी कॉमन टीवी के प्रोग्राम में रसीदें मांग रहे हैं, ये जो पॉलिटिकल जो केसेस चलते हैं उसमें रसीदें मांग रहे हैं। तो असल में रिसेप्ट एसेंस रू है कॉन्ट्रैक्ट की, अगर वही नहीं है आपके पास, और रसीद भी जो हमने लास्ट डे बात की थी वो रसीद नहीं कि जिस पे बैक साइड में पे ऑर्डर की फ़ोटो कापी कराई वसूल पाए, मैं कह ये रसीद नहीं है। रसीद वही है जो हमने लास्ट डे बात की थी कि आई रिसीव्ड इतना पर्सन, इतने रुपीज़ फ्रॉम दिस पर्सन रिगार्डिंग टू सेल परचेज ऑफ फ्लैट नंबर 164F, ये वो जो पूरी डिटेल में ड्राफ्ट होगा अगर, तो देन फिर जो है वो आपकी रिसिप्ट मानी जाएगी। और आखिर में उस पर एक 5 रुपये के रेवेन्यू टिकट का मैंने बताया था कि जो भी आप रसीद बनाते हैं, ठीक है, यहाँ रिसिप्ट लिखा। अच्छा सर, एग्रीमेंट की रू है, एग्रीमेंट है, रसीद नहीं है, एग्रीमेंट ही नहीं है। हमने बात की थी ना कि वैलिड, पहले जहन बना है वैलिड, वैलिड मीन 100% एक्यूरेट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अगर उसमें कोई सवाल है तो पहले पूछ लें, ठीक है ना। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है 100% गलती की गुंजाइश नहीं है। जरा सी भी गलती क्या हो सकती है, स्टाम्प पेपर 500 के बजाय 200 वाला है, 300 वाला है, 499 वाला है, फिर भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो, जी जी हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं बिफोर साइनिंग। हाँ पता चला जिस दिन आप मेरे पास आए, मैंने कहा अरे भाई ये तो तुमने दोस्त गलत कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये तो हमारे यहाँ तो दिमाग बड़ा काम करता है ना हमारा, ऐसा बोलते हैं अरे यार वकील साहब कोई टेंशन थोड़ी है, कोई 300 के अभी टिकट लगा लेते हैं। आज जो टिकट लगेगा उस पर डेट कौन सी पड़ेगी, आज की पड़ेगी ना, वहाँ जाएंगे टिकट लगवाएंगे स्टैंपिंग से। तो मुआहदे पे साइन कब हुए, वो 1.5 साल पहले। जज नावीना तो नहीं होता ना, उसको पता चल जाता, देखते हो पहले यही चीज़ें देखते हैं जज, तो समझ जाते हैं ये जो है ना, वो कहते हैं अच्छा चलो वकील की भी दिहाड़ी चल रही है, चलने दो आते रहा है, फिर आखिर में वो लिख देते हैं डिसमिस। तो वो डिसमिस जो है ना वो बड़ा ख़तरनाक काम है। तो वैलिड 100% दुरुस्त में स्टाम्प पेपर एग्जैक्ट होना चाहिए। थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। स्टाम्प पेपर जी हाँ 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 सर, 2 विटनेसेस, रिसेप्ट, और नंबर 4 अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अटेस्टेड हो या रजिस्टर्ड हो। क्लियर, ये 4 चीजों पहली नजर में देखें, बाकी नाम की गलती भी है। मैंने एग्रीमेंट किया, एक बंदे आए, शनाख्ती कार्ड लगा हुआ है इकबाल अहमद, शनाख्ती कार्ड में जिस बंदे से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसका नाम था इकबाल अहमद सन ऑफ, एग्रीमेंट में लिखा मोहम्मद इकबाल,
देखिए ये मैं इतनी टेक्निकल बात बता रहा हूँ आपको कि वो मोहम्मद इकबाल, आप कर दो ना नोटिस, वो आएगा कहेगा सर मेरा नाम देखें ये शनाख्ती कार्ड है, इकबाल अहमद नाम है मेरा, और इन्होंने तो पता नहीं किसी मोहम्मद इकबाल साहब से किया था, मेरे गले में ये फिट करें। इतनी बारीक भी नहीं है ना, जो लॉयर हमारी नज़र होती है ना वो समय शाहीन की नज़र, जैसे लॉ के हिसाब से हम देखते समझ आ रहे हैं भाई ये मसले हैं सारे। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप जब स्टडी करते हो ना तो कानून की नज़र से देख, एक तो आम बंदा पढ़ रहा है, जैसे मैट्रिक का पेपर देना है तो याद कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, सही है गलत है, लेकिन एक बंदा देखो आप जब अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, अब जब भी आप देखोगे ना, मुझे यकीन है कि आप ये 4 चीज़ें पहले ही देखोगे, बुनियादी चीज़ है ना, कि भाई ये तो देखे कि ये सही है। अगर यहाँ पे गलती है, स्टाम्प पेपर गलत हो गया 2 गवाहों के बजाय, तो इसका मतलब है एग्रीमेंट जो है वो वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं है। 100% दुरुस्त वैलिड है, 99% दुरुस्त भी गलत है, वॉइड है, काबिल कबूल ही नहीं है अदालत में। 3 साल सर अभी बताएं, 3 साल में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 3 साल के बाद एक दिन गुजर गया, फिर आप चले जाएं कोर्ट, चले जाएं, मिसाल है कि सर ये मैंने एग्रीमेंट किया था और इन्होंने मेरे नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया प्रॉपर्टी, तो इस वजह से जो है अब मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ अदालत में, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का वो जिम्मेदारी लेता है कि कस्टोडियन ऑफ लीगल राइट्स, आपके कानूनी हकूक़ का ज़िम्मेदार कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन ने अदालत बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन ने जज बिठाए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है वो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, केस प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सारा कॉन्स्टिट्यूशन सोर्स है, मेन सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें सारे राइट्स लिखे हुए हैं। तो मैं हाजिर हुआ हूँ कि मेरे नाम पे जो है ना इसको ट्रांसफ़र कर दें, बंदा मुझे नहीं मिल रहा, या चला गया, या गायब हो गया, या इंतकाल कर गया, बहुत से रीज़न होते हैं।